आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बीपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस की डिस्कशन की एक सीरीज़ को शुरू किया है। इसमें हमने आधुनिक भारत से चर्चा को प्रारंभ किया है। सबसे पहले इसमें हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में जानकारी प्राप्त की और यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संबंध में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमने उनकी चर्चा की। उसके बाद हम 18वीं शताब्दी की जो राजनीतिक स्थिति देखी गई इसके संदर्भ में क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं। इसके तहत हमने बीपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको पहले देखा और फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं दूसरी पीसीएस और यूपीएससी आदि परीक्षाओं में, इसकी चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। आज हम किसकी चर्चा करेंगे तो मुख्य रूप से जो मराठा राज्य से संबंधित जो क्वेश्चंस अब तक दूसरी पीसीएस और यूपीएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको देखेंगे। जो बीपीएससी में मराठा राज्य और संघ से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि मराठा राज्य और संघ से जो बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें मुख्य रूप से अष्टप्रधान से संबंधित प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके अलावा बीपीएससी के द्वारा सरंजामी प्रथा क्या होती है इसको लेकर भी प्रश्न पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चंस हम इससे पहले कर चुके हैं। अब दूसरी पीसीएस की परीक्षाओं में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वह आपके सामने प्रस्तुत हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है और शिवाजी के द्वारा जो एक महाराष्ट्र में एक पृथक राज्य की स्थापना की गई उसके उद्भव में किन कारकों की भूमिका थी उस पर ये क्वेश्चन है कि मराठों के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है। आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो एक मराठा चेतना देखी गई है उसको उजागर किए जाने में धार्मिक चेतना महत्वपूर्ण रही है। यानी इसमें जो महाराष्ट्र धर्म से संबंधित जो भक्ति संत वगैरह रहे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहाँ पे विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में भी एक स्वतंत्र राज्य के उद्भव की परिस्थितियाँ देखी गई। यहाँ पे हम राजनीतिक जागृति को भी देखते हैं जिसका नेतृत्व शिवाजी के द्वारा किया गया। इसमें शिवाजी के नेतृत्व में एक उच्च नेतृत्व शक्ति भी हमने देखी है। यानी इन सब का योगदान रहा है किसमें तो मराठों के उत्कर्ष में इन सब का योगदान देखा जा सकता है। यानी हमारे इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा तो ई जो है हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अब इसी के संदर्भ में कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने पूछा है और ये जो मानचित्र दिया गया है इस मानचित्र के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो मानचित्र है इसमें जो छायांकित क्षेत्र है ये वाला जो आप क्षेत्र देख सकते हैं ये छायांकित क्षेत्र किसके राज्य को दर्शाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह लगभग 1750 ईस्वी के आसपास, ठीक है, 1750 एडी के आसपास आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें जो है जो मराठे वगैरह हैं उन्होंने लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाया और इसके संदर्भ में यह मराठों के राज्य को दर्शाता है। यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन है तो शिवाजी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। शिवाजी का जो जीवन काल है उससे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिवाजी का जो जीवन काल माना जाता है उसमें 1627 से लेकर 1680 के बीच उसे माना जाता है। कहीं कहीं इसे 1630 भी माना जाता है। हालांकि ज़्यादा जो आप कह सकते हैं आधिकारिक स्रोत हैं वह 1627 में उनके जन्म की ही पुष्टि करते हैं। 1627 से लेकर 1680 तक उनका पूरा जीवन काल रहा और इसमें जो उनके द्वारा स्वतंत्र मराठा राज्य की जो स्थापना की गई वह कब की गई थी तो 1674 में और इसमें जो उनकी राजधानी थी वो थी रायगढ़। उनकी राजधानी क्या थी, रायगढ़। अब ये जो उनका पूरा जीवन काल रहा है इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं रही हैं जिस पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि उन्होंने जो अपना जीवन काल देखा उस जीवन काल में उनके जो आप कह सकते हैं जो विविध उपलब्धियां हैं उसमें मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे कि 1640 से लेकर 1660 के बीच उनकी क्या उपलब्धियां रहीं तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कुछ प्रमुख किलों को जीत कर जो है उन्होंने कार्य किया। कुछ प्रमुख किलों की विजय उन्होंने की जिसमें बहुत सारे किलों का नाम आप याद रख सकते हैं जैसे कि चाकन क्षेत्र का विजय उन्होंने किया, पुरंदर आदि क्षेत्रों की उन्होंने विजय की।
फिर उसके बाद 1657 के समय पहली बार उनका मुग़लों से सामना होता है। 1657 में उनका पहली बार मुग़लों से सामना होता है। 1659 में बीजापुर का एक सेना नायक है जिसका नाम है अफजल खां। अफजल खां के साथ उसका संघर्ष होता है जिसमें वे अफजल खां की हत्या कर देते हैं। फिर उसके बाद उनका मुग़लों से संघर्ष लगातार जारी रहता है। शाइस्ता खां से जो है उनका संघर्ष होता है जिसमें वो विजय प्राप्त करते हैं। वे जो है सूरत को कई बार लूटते हैं। इसके अलावा 1665 में उनको एक संधि करने पर विवश किया जाता है जिसमें सवाई जयसिंह के द्वारा उनसे एक संधि करवाई जाती है और इस संधि के माध्यम से, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं, इसके माध्यम से बहुत सारे वो क्षेत्र अपने जो मुग़लों को हैं वो सौंपने पे विवश होते हैं। इसके बाद ही शिवाजी क्या करेंगे, तो शिवाजी जो हैं आप कह सकते हैं मुग़ल दरबार में जाएंगे जो उस समय आगरा में था। हालांकि वहाँ पे इस तरीके की घटनाएं घटती हैं कि उनको जो है नज़रबंद कर दिया जाता है। हालांकि वह वहाँ से बच के आ जाते हैं और दोबारा जो है महाराष्ट्र क्षेत्र में आके अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। उनका फिर से मुग़लों से सामना होता है और फाइनली 1674 में जो है वह फिर से क्या करेंगे, तो फिर से अपना जो है स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हुए वह एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना को करेंगे। और उसकी राजधानी क्या होगी, तो उसकी राजधानी होगी रायगढ़। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी ने मुग़लों को किस युद्ध में हराया था, तो आप ये ध्यान रखेंगे यह जो युद्ध है वह है सलहेर का युद्ध या उसे सलहार कहते हैं और इस समय है लगभग 1672। यानी इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी। अब देखिए इसी संबंधित क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। तो आप देख सकते हैं शिवाजी के जन्म के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका जन्म जो है 1627 में हुआ था और छत्रपति की उपाधि उन्होंने कब धारण की है, यानी वो राजा कब बने हैं, तो 1674 में। इस रूप में इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब इसी के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा। तो अभी मैंने आपको बताया क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था अफजल खां। हालांकि वह अफजल खां के आप कह सकते हैं चंगुल में नहीं आए और बेहद चालाकी से उन्होंने उसकी हत्या कर दी, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी मुग़लों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। तो आप ध्यान रखेंगे कि उस समय जो आप कह सकते हैं मुग़लों का जो दरबार है वह कहाँ लगता था, तो वह आगरा में लगता था और आगरा में ही वो कैद थे। कहाँ पे, तो जयपुर महल में। तो आगरा के जयपुर महल में वो कैद थे जहाँ पे वो बच पाने में सफल रहे। मुख्य रूप से अभी जैसे मैंने आपको बताया 1665 में उनके द्वारा पुरंदर की संधि की जाती है और इसके बाद जो बातचीत होती है उसमें वह दिल्ली जाते हैं। हालांकि वहाँ पे जिस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं उसके चलते बाद में शिवाजी को नज़रबंद कर दिया जाता है और वो बेहद चालाकी से वहाँ से भाग आते हैं। तो उन्हें कहाँ पे नज़रबंद किया गया है, तो आगरा में, यानी उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया शिवाजी की राजधानी कहाँ पे थी, तो आप काफ़ी आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा रायगढ़। और ये कब से शुरू हुआ है, तो 1674 से। यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब इसी के संबंध में देखिए ये वाला क्वेश्चन फिर से आया है कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ पर होगा, तो वह रायगढ़ में होगा। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी रायगढ़। और सन हमारी क्या है, तो सन है हमारी 1674। अब देखिए वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। तो बहुत सारी ऐतिहासिक पुस्तक वगैरह में मिलता है कि शिवाजी के ऊपर समर्थ गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके गुरु हैं, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, रामदास। और ये जो है मराठी संत थे जिन्हें महाराष्ट्र धर्म से संबंधित माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उत्तर हो जाएगा हमारा ए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें शिवाजी ने अपने जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं जो उन्होंने देखी या जिसमें वो संलग्न रहे, उसमें कौन सी घटना कब हुई है, इसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि चाकन के किले की जो विजय है वह उनके द्वारा कब की गई थी, तो 1648 में। अफजल खां का जो प्रकरण रहा है वह कब हुआ था, तो 1659 में। मुग़लों से जो प्रारंभ में इनका मतभेद प्रारंभ हुआ वह कब हुआ है,
तो 1657 में, और सूरत पर जो उन्होंने हमला करके उसको लूटा उसमें मुख्य रूप से घटना है 1666 की। यानी सबसे पहले कौन सी हो जाएगी, चाकन के किले की विजय यानी 48 वाला, फिर आ जाएगा हमारा 3 यानी 1 3, फिर उसके बाद दूसरा और सबसे लास्ट में चौथा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। शिवाजी के जीवन के संबंध में जो उपलब्धियां रही हैं वो जो है महत्वपूर्ण रूप से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आप इस क्रम में याद रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में, दूसरे पीसीएस में, बीपीएससी में, और ये आपसे किसी भी साल पूछा जा सकता है। देखिए अष्टप्रधान के बारे में पूछा है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे कि किससे संबंधित है, तो मराठा प्रशासन से यह संबंधित है। इसके जो अधिकारी गण हैं उस पर आप एक नज़र डाल सकते हैं कि ये जो अधिकारी हैं ये किस किस प्रकार के कार्यों से संलग्न थे। जैसे कि पेशवा अधिकारी जो है वो मराठा शासक के प्रधानमंत्री हैं, जो मजूमदार हैं वह वित्त राजस्व मंत्री हैं, जो वाक्यानवीस हैं वह गृह मंत्री के समान हैं, जो सुमंत या दबीर हैं उन्हें विदेश मंत्री के समान माना जाता है, जो सचिव सुरनवीस या चिटनीस जिन्हें कहा जाता है वे सचिवालय के प्रभारी अधिकारी हैं, जो सरनौबत हैं वे सेनापति के समान हैं, जो न्यायाधीश हैं वे राजा के पश्चात राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं, और पंडित राव या सद्र जो हैं वो धार्मिक मामलों में राजा के मुख्य सलाहकार हैं। ये कुछ अधिकारियों के नाम आपको याद रखने हैं। अब देखिए इसी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया कि शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन कौन अधिकारी थे, तो आप अभी देखें मजूमदार भी थे, दबीर भी थे, वाक्यानवीस भी थे और सुरनीस भी थे, यानी चारों ही इसमें सम्मिलित हैं, और उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा ई। चारों के चारों इसका सही उत्तर है। देखिए अब फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि शिवाजी के समय जो सरनौबत का पद है वह किससे संबद्ध है। आप ये बता सकते हैं कि सरनौबत का पद किससे संबंधित है, तो सैन्य प्रकाशन से संबंधित है, और एक तरीके से यह सेना के प्रबंधन के संबंधित सैन्य प्रकाशन से संबंधित एक पद है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था, तो आप ध्यान रखेंगे वह था सुमंत, अथवा जिसे दबीर के नाम से भी जाना जाता था। तो सुमंत या दबीर जो है वो इसका सही उत्तर है, और उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो उत्तर हो जाएगा डी। अब देखिए शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था, तो आप याद रख सकते हैं उसे क्या कहते थे, तो सुमंत या दबीर उसे कहा जाता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए संबंधित क्वेश्चन फिर से आया कि अष्टप्रधान परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी, तो आप फिर से याद कर सकते हैं ये कौन है, तो वह शिवाजी हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इस तरीके के क्वेश्चन हाल के समय में, हाल के जो क्वेश्चंस पेपर हुए हैं यूपीएससी वगैरह का जो पेपर हुआ है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, जिसमें एजर्शन और रीजनिंग से संबंधित एक क्वेश्चन होता है। कथन पूछा गया है कि राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। कारण क्या है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो ये वाला जो कथन है पूरी तरीके से सही नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि शिवाजी अपने प्रशासन में सहायता के लिए एक अष्टप्रधान का गठन किए थे। उसमें अलग अलग प्रकार के मंत्री आप कह सकते हैं कि एक तरीके के हायर सेक्रेटरी के समान होते थे, उच्च सचिव के समान होते थे, लेकिन वो किसी भी तरीके से स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। यानी वह जो भी कार्य वगैरह करेंगे वह शिवाजी के ऊपर निर्भर करता था कि किस तरीके से उनका कार्य होगा। शिवाजी के ऊपर निर्भर था कि वे उनसे सलाह लें अथवा नहीं, यानी उनको राज्य में सहायता देने के लिए वो थे, स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनको अधिकृत नहीं किया गया था। यानी राज्य के मामले में शिवाजी चाहे तो मंत्री परिषद से परामर्श ले सकते थे, लेकिन प्रत्येक मंत्री अपने विभाग में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता था। यानी ये वाला तो सही है, ये वाला जो है सही नहीं है। यानी उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है यूपी में पूछा गया है। इसमें शिवाजी के समय में कौन कौन सी मुद्रा चल रही थी, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, तो इसका उत्तर है रुका। जो रुका है वह मुख्य रूप से तांबे की मुद्रा हुआ करती थी।
ठीक है। किसकी मुद्रा हुआ करती थी? तांबे की। जबकि रुपया, लारी और टका जो है वह रजत मुद्रा का उदाहरण है। तो इस रूप में आप ये देख सकते हैं, रुपया, लारी और टका किसका है? रजत मुद्रा का। और रुका किसका है? तो तांबे का। तो रजत मुद्रा कौन सी नहीं होगी? रुपया। ठीक, रुपया, लारी और टका रजत, और रुका कौन सी हो गई? तांबा। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो शिवाजी के बाद किस तरीके से मराठा प्रशासन आगे बढ़ा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कौन कौन से छत्रपति रहे और साथ ही छत्रपति के साथ पेशवाओं के कार्यकाल पर भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है यूपीएससी में पूछा गया कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शिवाजी का जो कार्यकाल है वो कब तक रहा, तो 1627 से 1680, और इसमें 1674 से लेकर 1680 के बीच जो हैं उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, यानी एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। शिवाजी के पश्चात किनका शासनकाल रहा, तो उनमें जो उनके सबसे बड़े पुत्र हैं संभाजी का, जो 1680 से लेकर 1689 तक देखा गया। 1689 में जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो शिवाजी के जो दूसरे पुत्र हैं राजा राम, उनका जो है कार्यकाल देखा जाएगा, जो 1689 से लेकर 1700 तक देखा जाएगा। जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा कि राजा राम की जो पत्नी है जिनका नाम था ताराबाई, उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र जिनका नाम था शिवाजी सेकंड, उनको जो है गद्दी पर बैठाकर संघर्ष किया। और ये कब तक चलेगा, तो 1700 से लेकर 1707 तक ये चलेगा। उसके बाद फिर से संभाजी का जो पुत्र है जिसे हम शाहू जी के नाम से जानते हैं, उनका शासनकाल देखा जाएगा। वास्तव में जब संभाजी की मुगलों के द्वारा 1689 में हत्या कर दी गई थी तो उनके पुत्र को बंदी बना लिया गया था, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जुल्फिकार खां के कहने पर आजम शाह के द्वारा उसको छोड़ दिया गया। तो बाद में फिर क्या होता है कि 1707 में शाहू जी और ताराबाई, जो शिवाजी द्वितीय के साथ आप कह सकते हैं उनको गद्दी पर बैठाकर जो है शासन कर रही थी, उनके बीच जो युद्ध होता है, और खेड़ के युद्ध में क्या होगा, ताराबाई परास्त हो जाएंगी। और फिर शिवाजी के जो पुत्र हैं, आप कह सकते हैं शिवाजी के संभाजी के जो पुत्र हैं, वो 1707 से लेकर 1749 तक शासन करेंगे। इन्हीं के काल से जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मराठा पेशवा है, मराठा जो पेशवा हैं उनका उद्भव देखा जाता है, जिसमें जो पहले पेशवा जो महत्वपूर्ण हैं उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। तो इनके बारे में माना जाता है जो 1713 से लेकर 1720 तक प्रमुख पेशवा रहे। इनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया, और इनको एक प्रकार से मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। इस रूप में सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, बालाजी विश्वनाथ। अब देखिए इसमें अब पेशवाएं किस तरीके से, जो पेशवाओं का शासन देखा गया उनका क्रम किस प्रकार का है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अभी हमने बताया जो बालाजी विश्वनाथ हैं उनका कार्यकाल क्या रहेगा, तो 1713 से 1720। फिर उसके बाद जो उनके पुत्र रहे जिन्हें बाजीराव प्रथम के नाम से हम जानते हैं, उनका कार्यकाल देखा जाएगा जो 1720 से 1740 हैं। और फिर उनके अगले वंशज जो हुए वो बालाजी बाजीराव हुए, जिनका 1740 से लेकर 1761 तक कार्यकाल देखा गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहेंगे जिनका नाम था माधवराव, जो 1761 से 1772 तक कार्यकाल उनका रहा। यानी सबसे पहले कौन सा रहेंगे, तो बालाजी विश्वनाथ, यानी 3 हो जाएगा, इसी में दिया हुआ है। फिर ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। यानी उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो पूरी लिस्ट है इसको आपको याद कर लेना है, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो पूरी लिस्ट है ये आपके सामने प्रस्तुत है, इसमें मराठा पेशवा से संबंधित जो है पूरी लिस्ट आपके समक्ष है, इसको आपको याद कर लेना है। जैसे कि बालाजी विश्वनाथ का समय 1713 से लेकर 1720, बाजीराव प्रथम का 1720 से 40, बालाजी बाजीराव का 1740 से 61, माधवराव का 1761 से 72,
फिर उसके बाद नारायण राव का 1772 से 73, फिर माधव नारायण राव का 1774 से 95 और फिर बाजीराव सेकंड का 1795 से 1818। ये पूरा क्रम जो है वह आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन किस पे पूछ लिया गया, तो शिवाजी के उत्तराधिकारी किस प्रकार से रहे उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था संभाजी का कब तक रहा है, तो 1680 से 1689 तक। फिर उसके बाद राजा राम का शासन रहा 1689 से लेकर 1700 तक। फिर उसके बाद जो है शिवाजी सेकंड, जिनका 1700 से लेकर 1707, और फिर छत्रपति शाहू जी का 1707 से लेकर 1749 तक। यानी आप देख सकते हैं पहले किसका इस नंबर आएगा, तो संभाजी का, जिसमें संभाजी, फिर उसके बाद जो है आप देख सकते हैं राजा राम, तो 3 और 2। फिर उसके बाद किनका आएगा, तो शिवाजी 4, और फिर बाद में छत्रपति शाहू जी 1। यानी उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा बी। इस पूरे क्रम को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि किस तरीके से पूरा यह क्रम देखा गया है। जैसे कि संभाजी 1680 से 89, राजा राम 1689 से 1700, उसके बाद फिर राजा राम के बाद उनके पुत्र शिवाजी, ये अल्पवयस्क थे, तो ताराबाई ने जो है नेतृत्व प्रदान किया जो 1700 से लेकर 1707। फिर उसके बाद संभाजी के जो पुत्र थे जो मुगलों के कैद में थे उन्हें छोड़ दिया गया, उनका इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ और ये विजयी हुए, तो बने ये 1707 से लेकर 1749। फिर उसके बाद जो है राजा राम द्वितीय को बनाया गया जो 1750 तक रहे, और वास्तव में इनके बाद से ही सारी शक्ति किसके हाथ में आ गई, तो ध्यान रखना है वह सारी शक्ति किसके हाथ में है, तो मराठा पेशवा के हाथ में चली गई। तो इस क्रम में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया कि 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया और शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। एक तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो कथन हैं दोनों सही हैं और RA की सही व्याख्या कर रहा है, यानी उत्तर हो जाएगा हमारा A। इन पेशवा के संदर्भ में आप ध्यान रखना है कि किस तरीके से पेशवाओं की शक्ति लगातार बढ़ती गई और फाइनली 1750 में 1750 में संगोला की संधि के माध्यम से 1750 में संगोला की संधि के माध्यम से जो सारी शक्ति है वो किसको ट्रांसफ़र हो गई, तो मराठा पेशवा को हस्तांतरित हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यही वाला क्वेश्चन आ गया, देखिए किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक। तो इसके संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1750 में घटना घटी थी और इस समय कौन था, तो देखिए बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 में हैं, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 में हैं और बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 में है। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, बालाजी बाजीराव। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की आपके साथ आज चर्चा की। इसी क्रम को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आगे बढ़ाएंगे, जिसमें मराठा साम्राज्य से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे और साथ ही जो उत्तरवर्ती मुगलों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी भी आपके साथ चर्चा करेंगे। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।